हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में। मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूं, कैसे बाय सेल के डिसीजंस लेता हूं, कितना पोर्शन जो है किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, वगैरह वगैरह। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है आपसे ये पूछेंगे कि भाई कोई हॉट स्टॉक बताओ यार, कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो मेरा डबल हो जाए, जो मेरा ट्रिपल हो जाए और जो है मुझे अच्छे रिटर्न दे सके। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर फोकस नहीं करते कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में आखिर कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कम भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए जो है आपने कोई एक स्टॉक है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये तो जो है 10x होने का पोटेंशियल रखता है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन अगर आपने उसमें उतना ज़्यादा एलोकेट ही नहीं करा, आपने उसे सिर्फ आधा % एलोकेट करा या मान लीजिए 1% एलोकेट करा, तो भले ही जो है वो आपका 10x हो जाए तो आपके पोर्टफोलियो पे तो सिर्फ 10% या 5% का ही फर्क पड़ेगा, राइट। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इन्वेस्टिंग का। उसके साथ साथ जो है कब आपको एवरेज अप करना है या एवरेज डाउन करना है या खरीदना है या बेचना है, ये जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं या मैं पर्सनली किस तरीके से लेता हूं, वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूं, ये टेक्निक आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन कोई भी पोर्टफोलियो एलोकेशन टेक्निक अपनाने से पहले आपको ये जरूर समझना होगा कि आखिर आपकी स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं जो है मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 15 से 20% जो है, अगर 20% पर ईयर, ऑब्वियसली हर साल 20% नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज जो है मैं 20% तक जो है कर पाऊं तो मेरे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि जो है मैं फुल टाइम जॉब नहीं करता हूं, मैं अपनी जॉब क्विट कर चुका हूं और फुल टाइम इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, तो मंथली मेंटेनेंस के लिए जो है मुझे थोड़े खर्चे की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है मैं थोड़े डिविडेंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूं, ग्रोथ स्टॉक्स के अलावा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो है मैं किस तरीके के स्टॉक में कितना एलोकेशन करता हूं, कैसे जो है एवरेज अप या एवरेज डाउन करता हूं, इन सब के बारे में। बट ये जो टेक्निक्स हैं ये आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से या फिर आप अपने जो है जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर बात करूं तो मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा दो तरीके के स्टॉक्स होते हैं। एक होते हैं मेरा कोर पोर्टफोलियो और एक होता है सीड्स। सीड्स का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे लगता है फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रखती है, लेकिन अभी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इन कंपनीज़ का। और जैसे जैसे जो है मैं उन्हें ट्रैक करता हूं, अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई ये अपने आप को प्रूव कर रही हैं, अच्छे से ग्रो कर रही हैं, तो वो जो सीड्स हैं वो अल्टीमेटली या तो जो है मेरे सीड पोर्टफोलियो से बाहर हो जाती हैं या फिर वो मेरे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 महीने 1 साल तक रखता हूँ किसी भी कंपनी को अपने सीड पोर्टफोलियो में। तो जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है उसमें मैं मेनली जो है 4 तरीके के स्टॉक्स रखता हूँ। अब ये जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है ये मेरा 90% ऑफ द होल्डिंग जो है मेरा कोर पोर्टफोलियो में रहता है, और जो 10% ऑफ द होल्डिंग है मतलब ऐसी कंपनीज हैं जो अपने आप को अभी धीरे धीरे प्रूव कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल तो रखती हैं लेकिन अभी जो है वो पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ है, उस तरीके के स्टॉक्स में रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं समराइज कर देता हूं कि मेनली मैं किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं इन माय कोर पोर्टफोलियो। मेनली 4 तरीके के स्टॉक्स रहते हैं। पहले रहते हैं स्टैलवर्ट्स या जो दिग्गज कंपनियां हैं, उनमें मैं लगभग 25% एलोकेशन रखता हूं। दूसरे आते हैं हाई ग्रोथ स्टॉक्स या ग्रोथ स्टॉक्स कह सकते हैं, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले टाइम में 3-4 बैगर, 5 बैगर, 10 बैगर का पोटेंशियल रखते हैं। उसके अलावा आते हैं जो तीसरे, ये हाई ग्रोथ भी मैं लगभग 25 से 30% का एलोकेशन रखता हूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद आते हैं मेरे सिक्लिकल स्टॉक्स और साथ साथ आते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो है डिपेंड करता है, एट मैक्स मैं इन्हें 25% रखता हूं, लेकिन काफ़ी बार अगर मान लीजिए मुझे सिक्लिकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही होती हैं तो मैं इन्हें जो है नीचे करके जो है लगभग 5-10% तक भी ले आता हूं। बट ये जो है मेरी अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स होती हैं और शॉर्ट टर्म बेट्स होती हैं, मैक्सिमम जो है 1-1.5-2 साल की बेट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली जो मैंने जो सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट किया था वो था कॉपर का प्ले और साथ साथ आयरन ओर का प्ले। तो कॉपर जो है मैं यूएस में इन्वेस्ट करता हूं, तो वहाँ पे एक कंपनी है फ्रीपोर्ट मैकमोरन, वो मेरा जो है लगभग जो है 20% ऑफ द पोर्टफोलियो हो गया था बढ़ बढ़ के। और दूसरा जो है इंडिया में अगर मैं बात करूं तो जो है स्टील और आयरन ओर की कुछ कंपनीज थी, एनएमडीसी थी वन ऑफ माय पोर्टफोलियो स्टॉक्स, अब मैं उसमें से एग्जिट कर चुका हूं। वो जो है मेरी सिक्लिकल बेट्स होती हैं। तो साथ साथ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़। अब ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं?
आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी डीमर्ज हो रही है या मर्ज हो रही है, या फिर मान लीजिए टेक ओवर हो रहा है उस कंपनी का। तो जैसे तो काफ़ी बार क्या होता है कि मुझे ऐसा मतलब पता चल जाता है कि जैसे कुछ समय के बाद जब डीमर्जर होने वाला है तो क्या वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और जो एक्चुअल प्राइस जो हम पे कर रहे हैं या जो आज का स्टॉक प्राइस है वर्सेस द वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो कि पोटेंशियली हो सकती है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स या नेक्स्ट 1 ईयर। ये जनरली शॉर्ट टर्म बेट्स होती हैं जिनमें मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली नज़र आ रही होती हैं कि भाई अगले 6 महीने में ये जो है 30-40% के गेंस दे सकता है, उतने में आई एम हैप्पी। तो जो है बेसिकली सिक्लिकल और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ मिला के एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई गो टू 25% ऑफ माई पोर्टफोलियो। और फाइनली जो चौथी तरीके के स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो होते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। ये जनरली जो है मेरे पोर्टफोलियो के 15 से 20% रहते हैं, और इन्हें रखने का जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि डिविडेंड्स जो हैं वो मेरे बैंक अकाउंट में आते हैं और उन्हें मैं एज अ सैलरी कंसिडर करता हूँ, और उनको जो है मैं अपनी मंथली मेंटेनेंस के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव अ फिक्स सैलरी, तो वो जो है मेरी एक तरीके से इनकम की तरह मैं मान सकता हूँ। बट इनमें जो है ये मैं ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि डिविडेंड भले ही जो है 8-10% ना हो, आई एम हैप्पी विथ 3-4% डिविडेंड, बट द अंडरलाइंग स्टॉक जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत ग्रो होना चाहिए। डेड इंडस्ट्रीज़ में या डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में डिविडेंड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप डिविडेंड से जितने पैसे नहीं कमाते उससे ज़्यादा पैसे आप स्टॉक की प्राइस में गंवा देते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे कि आईटीसी जो है मेरा एक कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जो कि मैंने लगभग 160-170 के आसपास जो है मतलब 200 पे भी था, और जो है मैंने डाउनवर्ड एवरेज किया था। तो मेरा जो मिनिमम प्राइस है दैट इज़ 160। और वीएसटी इंडस्ट्रीज़ हुआ, ये सब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, जो कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जो है इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग जो है मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होने वाली है। हाँ, टैक्सेस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ये जो है लॉन्ग टर्म बेट्स होती हैं। और साथ साथ जो है इन सभी तरीके के स्टॉक्स में, चाहे कैसे भी स्टॉक्स हों, ये जो देखना बहुत ज़रूरी है कि आप व्हाट इज़ द प्राइस दैट यू आर पेइंग, कि आपको सही प्राइस पे वो चीज़ मिलनी चाहिए। वरना तो ये तो बात हुई किस तरीके के स्टॉक्स में मैं कितना % एलोकेट करने की कोशिश करता हूँ, और जो है मैं बता दूँ मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये एलोकेशन नहीं रहता, क्योंकि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं, तो जो है ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो आई डोंट लाइक सेल इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेंटेन दिस रेशियो। इस बारे में मैं आगे और बताऊँगा कि जो है मैं किस तरीके से सेलिंग डिसीजंस लेता हूँ। ये कोर पोर्टफोलियो और साथ साथ जो मेरे सीड्स हैं, इनके अलावा जो है मेरा लगभग 5 से 10% ऑफ द मनी जो है हमेशा जो है मेरा लिक्विड बीज में रहता है इन माई डीमैट अकाउंट। अब लिक्विड बीज जो है इसलिए रखता हूँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। मान लीजिए कि मैं कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो मैं वो लिक्विड बीज को हैंड टू हैंड बेच के जो है वो स्टॉक्स परचेज कर लेता हूँ। अब लिक्विड बीज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो लिक्विड बीज जो है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में जब पैसा रहता है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में कुछ पैसा एज अ कैश रखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप उसका लिक्विड बीज खरीद सकते हैं तो जो है आपको लिक्विड बीज एक तरीके से इंटरेस्ट देता है, या इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। तो जो आपके स्टॉक यूनिट्स हैं वो बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। ऑन एन एवरेज आप 4-5% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिक्विड बीज में। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग अगर आप करेंगे तो आपके इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगेंगे। तो ये जो है होता है लिक्विड बीज। अगर आप चाहेंगे तो मैं लिक्विड बीज के बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बना के। अब मैंने ये तो बता दिया कि मेरे पोर्टफोलियो में किस तरीके के स्टॉक्स रहते हैं, कितना एलोकेशन रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप आज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं तो आप जो है एक झटके में जो है इस तरीके के 25% जो है स्टैलवर्ट्स खरीद लिए, 25% जो है आपने हाई ग्रोथ स्टॉक्स खरीद लिए, 25% डिविडेंड स्टॉक्स खरीद लिए और पूरा पोर्टफोलियो बना लिया, लीजिए मेरा 100% पैसा इन्वेस्ट हो गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है ये ओवर द ईयर्स जो है कंस्ट्रक्ट होता है, एक वन शॉट चीज़ नहीं है कि बस आपने उठाया और पैसा लगा दिया। ये जो चीज़ है कि भाई आप कोशिश करते हैं कि आपका 25% जो है स्टैलवर्ट्स में रहे, 25% जो है वो डिविडेंड स्टॉक्स में रहे, या 15% डिविडेंड स्टॉक में रहे, 25% हाई ग्रोथ स्टॉक में रहे। लेकिन ये सारी की सारी जो बेट्स होती है ना, जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं, वो सारी अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स होती हैं।
सिर्फ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं, आप अल्टीमेटली जो है पैसा कमाने के लिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं बेस्ड ऑन दी अपॉर्चुनिटीज़। जब आपको कोई हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो आप उसमें पैसा लगाते हैं, जब कोई डिविडेंड अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो। लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको राइट प्राइस पे मिलनी चाहिए, यानी कि आप उसकी वैल्यूएशन निकाल के अगर आपको लगता है कि अच्छे स्टॉक्स हैं, सिर्फ तब। ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये कितना परसेंट एलोकेशन करना है उसकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो मैं पर्सनली जो है बहुत छोटे एलोकेशन से शुरू करता हूँ, सीड्स में उसे जो है इनिशियली रखता हूँ और फिर उसे ट्रैक करना शुरू कर देता हूँ। उसकी क्वार्टरली कॉल्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल सुनता हूँ, उसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना शुरू कर देता हूँ। अब पोर्टफोलियो चर्निंग कैसे करता हूँ उसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊँगा। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं उसे एक पोकर के गेम की तरह समझता हूँ। अगर आपने कभी पोकर खेला होगा तो आपको इनिशियली 2 कार्ड्स मिलते हैं और 3 कार्ड्स जो है वो बंद रहते हैं, राइट। तो वो जो 3 कार्ड्स बंद रहते हैं ना, वो जो कार्ड्स हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए या एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, वो उस तरीके के से मैं समझता हूँ। तो जैसे जैसे कार्ड्स खुलते जाते हैं आपको अपनी प्रोबेबिलिटी समझ में आने लगती है कि भाई क्या आप वो हैंड जो है वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, राइट। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे जो है आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप शुरू में थोड़ा कम अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, आपकी एक थीसिस होती है। अगर वो थीसिस जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और साथ साथ वैल्यूएशन जो है रीजनेबल है, तो आप उसमें अपना एलोकेशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो है पर्सनली एवरेज अप करता हूं बजाय एवरेज डाउन करने के, और मैं कभी भी वन शॉट में इन्वेस्ट नहीं करता। इनिशियली मैं जो है, मान लीजिए अगर मुझे एक्स अमाउंट लगाना है तो मैं उसका 10% या 15% से शुरू करता हूं और फिर मैं धीरे धीरे जो है उसमें एलोकेशन बढ़ाता जाता हूं जैसे जैसे जो मेरी थीसिस है वो सही होती चली जाती है। इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर वो थीसिस गलत होती है तो मेरा लॉस कम होता है, अगर वो थीसिस सही होती है तो मुझे प्रॉफिट डेफिनेटली होता है। मेरे को प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इन इन्वेस्टिंग वेल्थ प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रोइंग योर वेल्थ। तो जब आप कंपनीज को डाइवर्सिफाई करते हैं, राइट, तो वो प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। और जब आप पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स में पैसा लगाते हैं, तो वो जो है आपको वेल्थ ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जैसे जैसे आपकी थीसिस सही होती चली जाती है, आप पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करते चले जाते हैं, यानी कि जो सीड्स हैं उनमें एलोकेशन बढ़ा के जो है, जो आपकी थीसिस सही हो रही है सिर्फ उनमें एलोकेशन बढ़ा के उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स बना रहे हैं। जो कि मान लीजिए आपने सिर्फ आधे % से शुरू करा, फिर आप उसे जो है अपना 2-3% ऑफ द पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए अगले क्वार्टर में या अगले साल आपकी थीसिस सही कंटिन्यूसली सही रह रही है तो आप उसे 5% बना सकते हैं, फिर 8%, फिर 10%, और जो भी आपका मैक्सिमम एलोकेशन है। मैं जो है कंपनी में अपने पैसे जो है वो जो है मैक्सिमम 10% रखता हूँ इन एनी वन कंपनी, उससे ज़्यादा कभी भी एलोकेट नहीं करता। और अगर स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है तो मैं ये जो है लगभग 6-7% रखता हूँ, क्योंकि उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है। तो आई प्रेफर कि स्मॉल कैप्स में थोड़ा ज़्यादा कंपनीज में रहे ताकि मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई रहे। लेकिन अगर वो कंपनी एक ग्रो कर रही है और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो मान लीजिए मैंने इनिशियली जो है अपना 6% पैसा लगाया और वो एक 3 बैगर हो गया, वो 18% चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें तुरंत जो है उसे गिरा के वापस 6% पे ले आऊँगा। तो जो कंपनियाँ ग्रो कर रही होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें ग्रो करने दें। अगर आप उन्हें कंटिन्यूसली कैप करते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिटी रखनी है, तो आप कभी भी जो है मल्टी बैगर रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। तो इस तरीके के केस में मैं क्या करता हूँ, एट मैक्स जो है मैं कंपनी को 15 से 20% तक ग्रो करने देता हूँ। अगर वो खुद बाय खुद मतलब जो है अपने आप जो है मल्टी बैगर बन के या जो है इंक्रीज करके वो ग्रो कर रही है, तो आई डोंट माइंड अगर वो कंपनी जो है मेरा पोर्टफोलियो का 20% भी हो जाए तो, क्योंकि वो जो रिटर्न्स हैं वो ऑब्वियसली मैंने अपना पैसा नहीं लगाया, राइट। और अगर मैं उसे पहले ही जो है, अगर मान लीजिए मेरे 20% जो है वो स्टॉक बढ़ा और मैं 20% होल्डिंग गिरा दूं, इस तरीके से करूंगा तो मेरा पोर्टफोलियो कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा, या जो मेरी बेट्स हैं वो कभी भी बड़ी नहीं हो पाएंगी, और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मैं उसे मिस कर दूंगा। फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है रिमूवल ऑफ वीड्स का। अब मान लीजिए आपने कोई पौधा लगाया, ये जो स्टॉक्स हैं वो एक पौधे की तरह ही है, राइट, और साथ में जो है वो और घास आ गई जिसकी वजह से आपके पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपने पौधे के आसपास से वो घास हटानी बहुत ज़रूरी रहती है ताकि जो आपने पौधा लगाया है वो जिंदा रह सके, राइट। तो इसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में भी आपको ऐसे स्टॉक्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें हटाना, सही समय पर हटाना बहुत ज़रूरी रहता है। अब बहुत से लोग करते क्या हैं कि भाई जो स्टॉक 10-20% गिर गया उसे उठा के बेच दिया, नहीं भाई लॉस में आ गया ये, तो वो नहीं करना है।
क्योंकि स्टॉक को आपको जो जज करना है वो स्टॉक प्राइस से तो जज करना ही नहीं है, आपको कंपनी की परफॉर्मेंस से जज करना है और अपनी थीसिस से जज करना है। तो अगर आपने कोई थीसिस बनाई और कोई कंपनी है जो कि उस थीसिस पे खरी नहीं उतर रही, मान लीजिए आपने ये सोचा कि भाई कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है और अगर वो जो है अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो अगले साल 20%, उससे अगले साल 20% से जो है कई सालों तक ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो एक्चुअली परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ 5% से ग्रो कर रही है, तो आप उन्हें जो है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तो दे सकते हैं, लेकिन आप इनफाइनाइटली उस पर वेट नहीं कर सकते कि भाई ग्रोथ आएगी ग्रोथ आएगी ग्रोथ आएगी। तो यू हैव टू हैव एन अपर बाउंड, एक पहले से स्ट्रैटेजी रहनी रहेगी कि भाई मैक्सिमम जो है मैं इतना टाइम वेट करूंगा, जो मेरी थीसिस है अगर वो थीसिस पूरी तरीके से गलत जा रही होगी, अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ऐसा कुछ कर रही होगी कि मान लीजिए डाइवर्सिफाई कर दिया कि भाई, या फिर जो है कुछ ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया जिसकी में जो है जो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो सकती है, फ्यूचर में जो ROC है वो गिर सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको जो है उसे जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर इन प्रॉफिट और लॉस, आपको स्टॉक को बेचना है, उसका वीड रिमूवल करना है। आइडियल रहेगा कि अगर ये जो स्टॉक्स हैं जिन्हें आप हटा रहे हो वो आपकी कोर पोर्टफोलियो में ना हो, तो जो सीड्स हैं अगर आप उसी टाइम पे उन्हें जल्दी से जल्दी हटा देंगे तो आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है फॉर वीड रिमूवल। अब इसके लिए मैं 2-3 काम करता हूँ, एक होता है क्वार्टरली ट्रैकिंग और एक होता है एनुअल ट्रैकिंग। क्वार्टरली ट्रैकिंग में जो है मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत चेंज करता रहता हूँ, कुछ कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं उन्हें रिवॉर्ड करता हूँ और जो खराब परफॉर्म कर रही होती है उन्हें पेनलाइज करता हूँ। तो रिवॉर्ड ऐसे करता हूँ कि जो जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं उनमें मैं अपना पोर्टफोलियो, अगर मान लीजिए 4% ऑफ माई एलोकेशन है तो उसे 4.5 या 5% कर दिया, तो क्वार्टरली रिव्यू कर करके और कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के उस हिसाब से जो है अपना पैसा जो है बढ़ाता जाता हूँ, ऊपर की तरफ एवरेज करता हूँ। वहीं जो स्टॉक्स खराब परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा पेनलाइज करता जाता हूँ। और उसके बाद फाइनली जो ईयरली लेवल पे जब पूरा साल खत्म होता है तो जब एनुअल रिपोर्ट आती है उसे पढ़ के जो मुझे समझ में आता है उस हिसाब से मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीशफल करता हूँ। कुछ स्टॉक्स को अपने कोर पोर्टफोलियो से बिल्कुल हटा देता हूँ और कुछ नए स्टॉक्स को जो है लाने की कोशिश करता हूँ। और फाइनली जो मैंने अपनी थीसिस बताई थी कि भाई कितना % एलोकेशन में रखना हूँ वो वापस से लाने की कोशिश करता हूँ। 25% इन हाई ग्रोथ स्टॉक्स, 25% इन स्टैलवर्ड्स, 20 से 25% इन सिक्लिकल्स और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ और डिविडेंड स्टॉक्स बाकी, और फिर बचा हुआ 5-10% जो है वो लगभग लिक्विड बीज में। अब फाइनली एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेते टाइम जो कि हमें ध्यान रखनी है, वो है कि हमें बाय अपनी प्राइस पे करनी है लेकिन सेल मार्केट के हिसाब से करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमाइज कर सकें अपने गेंस को। तो जब अपने हिसाब से बाय करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम वैल्यू बाय कर सकें, कम से कम प्राइस पे शेयर को खरीदा जा सके। तो इसमें जो है हमें करना क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के बारे में पढ़ना है ताकि हम 90-95% ऑफ द कंपनीज़ को रिजेक्ट कर सकें और बहुत कुछ सिलेक्टेड कंपनीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है उन्हें सेलेक्ट कर सकें। और बेचते टाइम हमें ये सोचना है कि भाई मार्केट का क्या मूड है। अगर मार्केट का मूड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है तो हमें वन शॉट में नहीं बेचना है, राइट। हम चाहते हैं कि उसे पूरी तरीके से कैपिटलाइज करें, तो हम धीरे धीरे बेचेंगे। जब जो है हमें अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो शांति से बैठ जाइए, ज़रूरत नहीं है बेचने की, सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि भाई अगर आपका कोई शेयर है जो कि 20% ऑफ द पोर्टफोलियो हो गया है तो भाई आपको उसे 15% पे लेके आना है, तो आपने वन शॉट में 5% बेच दिया। वैसा नहीं करना है। जब वो शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है और अगर मार्केट का मूड बहुत अच्छा चल रहा है और साथ में अगर वो स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसे वन शॉट में बेचने की ज़रूरत नहीं है। उसका पूरा जो है जो शेयर प्राइस जो कैपिटल गेन है उसे पूरी तरीके से कैपिटलाइज करना है। सो फाइनली टू कंक्लूड, ये जो है मेरे पोर्टफोलियो का स्टाइल रहता है, किस तरीके से मैं खरीदता हूँ, किस तरीके से मैं बेचता हूँ, वो सब मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप सिर्फ स्टॉक पिकिंग में टाइम ना लगाएं, साथ साथ अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करें, वरना क्या होगा कि आपने बहुत अच्छे पिक्स भी करेंगे लेकिन अगर आपने उन्हें टाइमली नहीं बेचा या मान लीजिए बहुत जल्दी बेच दिया तो आप जो है उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो नहीं कमा पाएंगे। और अगर आपने उसे एलोकेशन बहुत ही कम करा है तो भी कुछ खास फ़ायदा नहीं है ऐसे मल्टीपैगर्स ढूंढने का। तो मेरे इस चैनल का जो गोल है वो मेनली ये रहता है कि आप कुछ सीख सकें, क्योंकि ये एक प्रोसेस रहता है इन्वेस्टिंग। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे। मैंने जो है बहुत सालों में जाके जो है ये सीखा है और मैं चाहता हूँ कि आपको जो है मिस्टेक्स ना करें जैसे मैंने करी। आप जो है उसे अपने पैसे बिना गंवाए जो है आप ये सब चीज़ें सीख सकें और उन्हें जो है अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में शामिल कर सकें। आई होप आपको जो है शायद कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।